हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम आपको बताएंगे लूट और डकैती के विषय के संबंध में। पिछले वीडियो में हम आपको बीएनएस की धारा 309 लूट से संबंधित स्पष्ट कर चुके हैं। बीएनएस की धारा 310 डकैती से संबंधित हम स्पष्ट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 311 जो कि आईपीसी की धारा 397 के समरूप है। मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती प्रयत्न के साथ किस प्रकार? मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ। इस धारा का अपराध कब किन परिस्थितियों में घटित होना माना जाएगा? नंबर 1, घातक हथियारों का उपयोग करना या सुसज्जित रहना। नंबर 2, घोर उपहति कारित करके। नंबर 3, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करते हुए लूट या डकैती का अपराध करना। इस धारा के अधीन वर्णित दंड का भागी केवल वही अभियुक्त होगा जो लूट या डकैती करते समय घातक हथियार का उपयोग करता है। चाकू को उसके आकार और उसके उपयोग के तरीके के अनुसार घातक हथियार माना जाएगा, परंतु 20 सेंटीमीटर लंबा चाकू जो प्रायः घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है घातक हथियार की कोट में नहीं आता है। साथियों, चाकू को उसके आकार और उसके उपयोग के तरीके के अनुसार घातक हथियार माना जाएगा, परंतु 20 सेंटीमीटर लंबा चाकू जो प्रायः घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है घातक हथियार की कोटि में नहीं आएगा। राजा बनाम राज के मामले में मद्रास का निर्णय है, मद्रास हाईकोर्ट का राजा बनाम राज के मामले में स्पष्ट किया है माननीय न्यायालय ने। देसी कट्टे को लूट या डकैती के लिए प्रयोग में लाया जाना इस धारा के अंतर्गत खतरनाक हथियार का उपयोग माना गया है। क्या माना गया है? खतरनाक हथियार का उपयोग माना गया है। पीयूष एकला बनाम उड़ीसा राज्य के बाद में स्पष्ट किया गया है इस बात को। फूल कुंवर बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में 4 अभियुक्तों ने रात को 1:45 बजे के लगभग दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर डाका डाला और सर्विस स्टेशन के ऑफिस से 585 रुपये लेकर भाग गए। उन्होंने वहां कार्यरत 2 परिचारकों को कमरे में ताले में बंद कर दिया। इन 4 अभियुक्तों में से एक फरार था, जबकि 2 विचारण न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिए गए तथा अभियुक्त फूल कुमार को आईपीसी की धारा 397 के अंतर्गत 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। अभियुक्त की ओर से उच्चतम न्यायालय में अपील में कहा गया कि उसकी दोष सिद्धि धारा 357 के बजाय धारा 397 के बजाय धारा 392 के अंतर्गत की जानी चाहिए ताकि उसे कम सजा दी जाती, परंतु उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए निर्णय दिया कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के सामने खुला चाकू दिखाना उन्हें भयभीत करने के लिए पर्याप्त था, अतः उसे धारा 397 के अंतर्गत दंडित किया जाना न्यायोचित था। धारा 397 यह अपेक्षा नहीं करते कि घातक हथियार का उपयोग होने पर ही इस धारा के उपबंध लागू किए जाए। यदि अपराध की परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने घातक हथियार से किसी व्यक्ति को डराया या भयभीत किया था तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा। महाल सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि कतिपय परिस्थितियों में केवल पिस्तौल रखना मात्र उसका उपयोग किया जाना माना जा सकता है। महाल सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि कतिपय परिस्थितियों में केवल पिस्तौल रखना मात्र उसका उपयोग किया जाना माना जा सकता है। मुकुंद और कुंदू मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद डकैती के साथ हत्या के अपराध से संबंधित है। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यदि अभियोजन द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाता कि डकैती और हत्या का अपराध एक साथ कारित किया गया है तथा इसके तत्काल बाद लूटी गई संपत्ति बरामद की गई हो, तो यह अवधारणा की जाएगी कि व्यक्ति जिसके कब्जे से संपत्ति बरामद की गई हो उसने न केवल डकैती का अपराध किया है अपितु हत्या भी कारित की है। अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोष सिद्धि उचित ठहराई गई। क्या ठहराई गई? अभियुक्त की दोष सिद्धि उचित ठहराई गई। लेकिन मृत्युदंड की सजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के अंतर्गत आजीवन कारावास में लघुकृत कर दिया गया। धनई मेहतो तथा अन्य बनाम बिहार राज्य के बाद में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप था कि उन्होंने अभियोजन पक्ष के गवाह क्रमांक 4 के मकान के अंदर घुसकर लूटपाट की तथा वे उसके गहने तथा अन्य कीमती वस्तुएं साथ में ले गए। अतः उन्हें विचारण न्यायालय एवं अन्य न्यायालय ने
आईपीसी की धारा 397 के अपराध के लिए सिद्ध दोष करते हुए 7 वर्ष के न्यूनतम कारावास से दंडित किया। इस दंड के विरुद्ध अभियुक्तों ने उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति से अपील दायर की। उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि चूंकि अभियुक्त केवल बांस तथा लाठियों से लैस थे, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वे घातक एवं खतरनाक हथियारों से लैस थे। क्योंकि बांस या लाठियों को घातक अस्त्र शस्त्र की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, अतः स्पष्टता अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 397 का मृत्यु या घोर उपति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती का अपराध नहीं बनता है। इसलिए उन्हें इस धारा के अधीन न्यूनतम 7 वर्ष की सजा देना न्यायोचित है। परिणाम स्वरूप उनकी सजा की अवधि को लघुकृत करते हुए उन्हें 4 वर्ष की सजा से दंडित किया गया। अशफाक बनाम दिल्ली राज के बाद में लूट करने वाले अभियुक्तों में से परवादियों ने एक को पहचान लिया। जिनके घर लूट की गई थी उन लोगों ने एक को पहचान लिया, क्योंकि वह उनके यहाँ कई दिनों तक धुलाई का काम कर चुका था। उसने अपने साथियों सहित घर के लोगों को देसी पिस्तौल और चाकू दिखाकर बहुमूल्य वस्तुएं लूट ली थी। इस बात में धारा 397 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि इस धारा में प्रयुक्त शब्द अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा। घातक आयुध का उपयोग करेगा से अभिप्राय यह है कि ऐसे आयुध का उपयोग वास्तविक रूप से मार काट करने या वध करने या मार डालने के लिए किया जाना आशयित नहीं है, अपितु किसी आयुध का उपयोग किसी व्यक्ति में भय पैदा करने हेतु किया जाना भी पर्याप्त होगा। अगर भय पैदा करने के लिए भी किया जाता है किसी आयुध का प्रयोग, तो वह भी बीएनएस की धारा 311 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। दिलवर सिंह बनाम दिल्ली राज के बाद में परिवादी नाहरपुर गांव के काली मंदिर का पुजारी था। दिनांक 8 अगस्त 1984 को अपीलार्थी दिलवर सिंह अपने अन्य सह अभियुक्त रामशरण तथा 3 अन्य सिख युवकों के साथ, जो सभी चाकू, लाठी, पिस्तौल आदि से लैस थे, मंदिर में घुसे। उन्होंने पुजारी को रस्सी से बांधकर मंदिर में रखी दान पेटी कब्जे में ले ली और वे भाग गए। दान पेटी में 5000 के लगभग नकदी राशि थी। चूंकि अभियुक्तों ने परिवादी यानी पुजारी को किसी प्रकार की कोई चोट कारित नहीं की थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 397 के अधीन अपराध बनता है। चूंकि पुजारी के बयानों में विरोधाभास था और वह इस घटना का एकमात्र साक्षी था, इसलिए अभियुक्तों के विरुद्ध 392 और 453 आईपीसी के आरोप भी विफल रहे। अतः न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी की दोषमुक्ति कर दी। अतबीर बनाम दिल्ली राज के मामले में अपीलार्थी ने डकैती करते समय घर के दरवाजे अंदर से बंद करके घरवासियों को पलायन करने से रोका तथा उनमें से 3 की निर्मम हत्या कर दी। न्यायालय ने अपीलार्थियों के अपराध को अपवर्धक परिस्थितिजनक मानते हुए उन्हें मृत्युदंड से दंडित किया जाना न्यायोचित माना। तो साथियों, ये कुछ उदाहरण हमने आपको बताए हैं। तो इसमें स्पष्ट हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु या घोर उपति कारित करने के प्रयत्न मतलब इस प्रकार के घातक आयुध का भय दिखाता है जिससे मृत्यु या घोर उपति संभाव्य है और फिर वह लूट और डकैती करते हैं, तो उन्हें इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान न्यूनतम 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का है। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 312 जो कि आईपीसी की धारा 398 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 398 के समरूप है, जिसमें स्पष्ट किया गया, क्या स्पष्ट किया गया है कि घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। अभी साथियों, पिछली जो सेक्शन हमने पढ़ी है मृत्यु या घोर उपति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, इसी का थोड़ा बड़ा रूप क्या आ गया? घातक आयुध से सज्जित होकर के लूट या डकैती करने का प्रयत्न। इस धारा के अनुसार लूट या डकैती का प्रयत्न करना भी दंडनीय अपराध है। प्रयत्न करना भी दंडनीय अपराध है, जिसके लिए अभियुक्त को कम से कम 7 वर्ष तक के दंड से दंडित किया जाएगा। यह धारा उन अभियुक्तों को दंडित करने हेतु भी लागू की जाएगी जो लूट या डकैती करते समय घातक हथियारों से लैस थे, भले ही उन्होंने इनका वास्तव में उपयोग ना किया हो। भले ही पिछले सेक्शन 311 में घातक आयुध का उपयोग किया जा रहा डराने के लिए, लेकिन इस सेक्शन में बीएनएस की धारा 312 में टांगे हुए, अगर कोई बंदूक टांगे हुए है और वह इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, भले वह नहीं किया हो उसने वास्तव में, फिर भी उसको दंडित किया जाएगा, लेकिन वह उस गैंग का सदस्य हो। उल्लेखनीय कि पूर्ववर्ती धारा यानी बीएनएस की धारा 311 में प्रयुक्त शब्दावली घातक आयुध का उपयोग तथा बीएनएस की धारा 312
में प्रयुक्त घातक आयु से सज्जित का समान अर्थ निकाला जाना चाहिए, ताकि इन धाराओं के अंतर्गत अभियुक्तों को दंडित करते समय किसी प्रकार की विसंगति न बनी रहे। अतः इन दोनों ही धाराओं के अंतर्गत दंडित किए जाने के लिए घातक आयु से सुसज्जित रहना मात्र पर्याप्त माना गया है। बीएनएस की धारा 311 में भी अगर घातक आयु से सुसज्जित है, जिससे भय कारित कर रहे हैं सामने वाले पीड़ित व्यक्ति को, ताकि वह विवश होकर के संपत्ति परित्याग दे, तो ऐसी स्थिति में उसको भी दंडित किया जाएगा 311 के तहत और 312 के तहत भी। इसमें स्पष्ट कर दिया गया प्रयत्न, अगर डकैती या लूट का प्रयत्न कर बस किया जा रहा है तो भी उसको दंडित किया जाएगा। फूल कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि इस धारा के अंतर्गत कोई सारभूत अपराध नहीं बनता है, अपितु यह धारा केवल दंड की मात्रा को विनियमित करती है। इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को दंडाविष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि वह खतरनाक आयुधों से सुसज्जित हो तथा केवल सह अपराधी मात्र न हो। इसके लिए इस धारा में न्यूनतम सजा का प्रावधान दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। कितना? न्यूनतम 7 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। साथियों, कितना? न्यूनतम 7 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है इस धारा के अंतर्गत। तो साथियों, अगली धारा है बीएनएस की धारा 313, जो कि आईपीसी की धारा 400 और 401 के समरूप है। बीएनएस की धारा 313 किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा 400 401, लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड। इस धारा में ऐसे अपराधियों को दंडित किए जाने संबंधी व्यवस्था है जो आदतन डकैतों के गिरोह से जुड़े रहते हैं। उन्होंने डकैती को अपना व्यवसाय या पेशा बना रखा है। इस धारा में प्रयुक्त गिरोह से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो एकमत होकर सामूहिक रूप से डकैतियां करते हैं। इस धारा का मुख्य प्रयोजन डकैती से जुड़े व्यक्तियों को गिरोह से अलग करके गिरोह को विच्छिन्न करना है। केवल यह तथ्य कि कुछ स्त्रियां डकैतों के गिरोह के सदस्यों के साथ उनकी पत्नियां या उनकी प्रेमिकाओं की तरह रह रही थी, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे इस धारा के अर्थ में डकैती के आदि अपराधियों के गिरोह की सदस्य थीं, जब तक यह साबित न कर दिया जाता कि वे स्वयं डकैती में सक्रिय रूप से भाग ले रही थीं या डकैतों को संरक्षण दे रही थीं। इस धारा के अंतर्गत डाकुओं की टोली से आशय ऐसे लोगों का गिरोह है जो डकैती के कृत्य में आदतन एक दूसरे का सक्रिय सहयोग करते हैं, जिन्होंने आपराधिक कृत्यों को पेशे के तौर पर अपना रखा है। क्या रखा है? आपराधिक पेशे के तौर पर अपना रखा है। साथ ही साथ इस धारा में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो चोरों या लुटेरों के गिरोह के हैं। इस धारा के लागू होने के लिए अभियुक्त का चोरों या लुटेरों के गिरोह का सदस्य मात्र होना पर्याप्त होता है और यह आवश्यक नहीं है कि गिरोह के प्रत्येक सदस्य ने बार बार चोरी या लूट की हो या गिरोह के अन्य किसी सदस्य के साथ मिलकर यह अपराध किया हो। उच्चतम न्यायालय ने पंडारा नाडर बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में विनिश्चित किया कि यदि धारा 401 आईपीसी की धारा 401 के अंतर्गत आरोपित अभियुक्त के विरुद्ध चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का कोई पूर्व आरोप न हो और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो, तो उसकी धारा 401 410 के अधीन की गई दोष सिद्धि उचित नहीं होगी, क्योंकि उस दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त लुटेरों या चोरों की टोली का सदस्य था। अतः उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त की दोष मुक्ति को उचित ठहराया। तो साथियों, ये हुई कुछ उदाहरण भी हमने बताए और साथ ही साथ ये भी हमने बता दिया कि बीएनएस की धारा 313, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि चोरों, लूट और डकैतों की गिरोह का सदस्य होना मात्र इस दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति जो कि आदतन डकैतों के गिरोह से जुड़े रहते हैं और उन डकैतों को अपना व्यवसाय पेशा बना रखा है, जिन डकैतों ने अपना व्यवसाय ही वो पेशा बना रखा है डकैती डालना, उस गिरोह से अगर कोई सदस्य जुड़ा रहता है तो उसको दंडित किया जाएगा। तो साथियों, इस धारा के अंतर्गत डाकुओं की टोली से आशय ऐसे लोगों का गिरोह जो डकैती के कृत्य में आदतन एक दूसरे को सक्रिय सहयोग करते हैं, जिन्हें आपराधिक कृत्यों को पेशे के तौर पर अपना रखा है, जिन्होंने आपराधिक कृत्यों को पेशे के तौर पर अपना रखा है। मतलब स्पष्ट कर दिया गया है इस धारा के अंतर्गत कि जो आदतन डकैतों के गिरोह से जुड़े रहते हैं, उनको दंडित किया जाएगा। दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है इस धारा के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 314। क्या पढ़ेंगे? बीएनएस की धारा 314, जो कि आईपीसी की धारा 403 के समरूप है। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग
क्या कह रही धारा? संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। इस धारा में आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा दी गई है तथा इसके लिए दंड भी निर्धारित किया गया है। यह धारा उपबंधित करती है कि यदि संपत्ति अभिप्राप्त करते समय अभियुक्त का बेईमानी का आशय न होकर परंतु बाद में बेईमानी के आशय से वह संपत्ति का संपरिवर्तन करता है तो वह आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी होगा। क्या होगा? आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी होगा। आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध तब घटित होता है जब किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति निर्दोषता से कब्जे में आती है परंतु बाद में किसी ऐसे तथ्य की जानकारी के परिणाम स्वरूप जो संपत्ति कब्जे में आते समय वह व्यक्ति की नहीं थी, उस व्यक्ति का इरादा बदल जाता है और वह संपत्ति को सदोष या कपट पूर्वक अपने पास रखे रहता है। इस अपराध में अभियुक्त के पास मूलतः संपत्ति निर्दोषता से कब्जे में आती है, वह उसे कब्जे में लेता है परंतु उसके पश्चातवर्ती बेईमानीपूर्ण आशय के कारण वह उस संपत्ति का स्थायी या अस्थायी रूप से दुर्विनियोग या संपरिवर्तन करता है। वासुदेव पात्रा बनाम के हल्दर के बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का सार यह है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति स्वाभाविक रूप से अभियुक्त के कब्जे में आती है और बाद में अभियुक्त के आशय परिवर्तन के कारण वह बेईमानी से उसका अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन या दुर्विनियोग कर लेता है। आपराधिक दुर्विनियोग के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला, बेईमानी पूर्वक संपत्ति का स्वयं के लिए उपयोग। नंबर दूसरा, प्रश्नगत संपत्ति का कोई अन्य व्यक्ति स्वामी हो। नंबर तीसरा, चल संपत्ति हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेईमानी पूर्वक संपत्ति का दुर्विनियोग। तत्व नंबर 1, बेईमानी पूर्वक संपत्ति का दुर्विनियोग या स्वयं को उपयोग हेतु संपरिवर्तन। इस धारा के अंतर्गत आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए ये आवश्यक है कि प्रारंभ में अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा स्वाभाविक ढंग से निर्दोषतापूर्वक प्राप्त किया हो, अर्थात कब्जे को प्राप्त करने में उसका किसी प्रकार का कोई बेईमानी का आशय न रहा हो परंतु बाद में उसके आशय में परिवर्तन के कारण या किसी नए तथ्य की जानकारी के परिणाम स्वरूप अभियुक्त ने उस संपत्ति को सदोष या कपट पूर्वक अपने पास बनाए रखा हो। जहां अभियुक्त को एक मंदिर के फर्श पर भीड़ में एक पर्स मिला, जहां अभियुक्त को एक मंदिर के फर्श पर भीड़ में एक पर्स पड़ा मिला और उसने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया तो उसे आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि पर्स को उठाकर जेब में रखने मात्र से यह साबित होता है कि उसका आशय उसमें रखे धन को स्वयं के लिए उपयोग में लाना था। यदि कोई न्यासी न्यस्त संपत्ति के विषय में कपट पूर्व यह कहे कि वह उस संपत्ति को हितग्राही के बजाय किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कब्जे में धारण किए हैं तो वह आपराधिक दुर्विनियोग के लिए ठीक उसी प्रकार दायित्वहीन होगा मानो कि वह उस संपत्ति को स्वयं की बता रहा है। इस धारा के अधीन अपराध तब होता है जब संपत्ति प्रारंभ में निर्दोषतापूर्ण आशय से प्राप्त की जाती है परंतु बाद में उसे बेईमानीपूर्ण आशय से स्थायी या अस्थायी रूप से या किसी समय विशेष के लिए अपने कब्जे में रोक रखा जाता है या उसका संपरिवर्तन कर लिया जाता है। दुर्गा प्रसाद खोसला बनाम R.A. रहमानी के बाद में यह कहा गया कि इस धारा के अंतर्गत परिभाषित अपराध के लिए अभियुक्त की आपराधिक मनस्थिति महत्वपूर्ण तथ्य है, न कि दुर्विनियोग की वास्तविक धनराशि। इस धारा में प्रयुक्त शब्द दुर्विनियोग करने से तात्पर्य किसी संपत्ति को गलत रूप से अलग रखना, गलत व्यक्ति को सौंपना, गलत उपयोग में लाने से है। साथ ही साथ उक्त कृत्य बेईमानी के आशय से किया जाना आवश्यक है। बेईमानी के आशय से किसी व्यक्ति को संपत्ति का बेन कर देना का अधिकार स्वयं ग्रहण कर लेना संपत्ति का संपरिवर्तन कहा जाएगा। दूसरा इसका तत्व क्या है? चल संपत्ति। चल संपत्ति इस धारा के अंतर्गत अपराध की विषय वस्तु केवल चल संपत्ति ही हो सकती है। हिंदू धार्मिक रीति के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए गांव में छोड़े गए सांड को किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं माना जा सकता, अतः उसे कब्जे में लेना आपराधिक दुर्विनियोग नहीं माना गया, परंतु किसी भटके हुए बैल को कब्जे में लेकर बांध रखना तथा उपयोग में लाना संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग माना गया है। श्याम सुंदर बनाम सम्राट के बाद में एक व्यक्ति ने अभियुक्त को भूल से कुछ अधिक राशि दे दी, जिसे अभियुक्त ने वापस मांगे जाने पर लौटाने से इनकार कर दिया। अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया। रामदयाल बनाम सम्राट के बाद में एक लड़की को एक सोने का हार पड़ा मिला, उसने वह हार सफाई करने वाली लड़की को दे दिया।
लड़की के भाई ने यह कहकर उससे वह हार ले लिया कि वह हार के वास्तविक स्वामी को जानता है और वह उसे हार लौटा देगा, परंतु बाद में उसका यह कथन असत्य पाया गया, अतः उसे आपराधिक दुर्विनियोग के लिए दंडित किया गया। अल्बानो डायस बनाम राज के बाद में अभियुक्त एक कैशियर था जिसने परिवादियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई राशि का भुगतान नहीं किया, परंतु इस बात की प्रविष्टि केस बुक में कर ली कि प्रत्येक को निर्धारित राशि भुगतान की जा चुकी है। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि इसे न तो असावधानी का और न लापरवाही का मामला कहा जा सकता है, अपितु यह स्पष्ट है कि आपराधिक दुर्विनियोग का मामला है। नारायण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में अभियुक्त किसी समिति का अध्यक्ष था। उसने समिति के सदस्यों द्वारा बकाया देय कुछ धनराशि की वसूली की थी, जो उसने अध्यक्ष पद से हटने के पश्चात भी अपने पास रखी थी। सदस्यों द्वारा यह भुगतान किए जाने के बदले अभियुक्त ने उन्हें इस धनराशि की बाकायदा पावती भी दी थी। उसके विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत आपराधिक न्याय भंग की कार्रवाई की जाने पर न्यायालय ने विनिश्चित किया कि इसे आपराधिक न्याय भंग का प्रकरण नहीं माना जाएगा। आपराधिक न्याय भंग मतलब 405 आईपीसी की धारा का अपराध नहीं माना जा सकता, क्योंकि सदस्यों से एकत्रित की गई रकम उसे सौंपी नहीं गई थी, अपितु वह स्पष्टता आईपीसी की धारा 403 के अंतर्गत आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी था, क्योंकि अध्यक्ष पद से हटने के पश्चात भी वह उक्त धनराशि बेईमानी पूर्वक स्वयं के पास रखे हुए था, अतः अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया। नंबर तीसरा तत्व क्या है? प्रश्नगत संपत्ति का कोई स्वामी होना आवश्यक है। इस धारा के अधीन आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध केवल तभी घटित हो सकेगा जब दुर्विनियोग या संपरिवर्तन की गई संपत्ति का कोई अन्य व्यक्ति अभियुक्त को छोड़कर वास्तविक स्वामी हो। यदि किसी व्यक्ति को रास्ते में कोई संपत्ति वस्तु पड़ी हुई मिलती है और उसे वह उस व्यक्ति के स्वामी के बारे में जानकारी होते हुए भी वह उसे लौटाने के बजाय स्वयं के उपयोग में लाता है, तो वह आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी होगा। परंतु यदि उसे वास्तविक स्वामी का पता नहीं है तो वह इस अपराध का दोषी नहीं होगा। तथापि उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह युक्त खोजबीन करके उस वस्तु के वास्तविक स्वामी का पता लगाए और उसे वह वस्तु वापस लौटा दे। यदि ए ने बी को 50 रुपये इसलिए दिए कि वह इस राशि को रिश्वत के रूप में लोक सेवक को दे, बी ने यह राशि लोक सेवक को रिश्वत के रूप में नहीं दी और इसे ए को वापस लौटाने से भी इनकार कर दिया, ऐसी स्थिति में ए रिश्वतखोर के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, जबकि बी आपराधिक दुर्विनियोग का अपराधी होगा। मेरी बनाम ग्रीन के बाद में अभियुक्त ने सार्वजनिक नीलामी में एक मेज क्रय की तथा बाद में उसे पता चला कि उसमें एक गुप्त दराज थी जिसमें एक पर्स में कुछ रकम थी। इसका अभियुक्त ने स्वयं के लिए उपयोग किया। विक्रय के समय ना तो विक्रेता का ना अभियुक्त को यह पता था कि मेज में गुप्त दराज है, अतः अभियुक्त आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी नहीं माना गया। सम्राट बनाम बिकनेट स्वामी के बाद में अभियुक्त डाक विभाग में कार्यरत था। पत्रों की छटाई में सहायता करते समय उसने 2 पत्र इस आशा से छिपा दिए कि वह पत्र वितरित करने वाले पत्रवाहक से मिलकर उनसे प्राप्त होने वाली रकम में से हिस्सा लेगा। अभियुक्त को आपराधिक दुर्विनियोग तथा चोरी के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया गया। तो साथियों, ये हमने कुछ आपको तत्व बताए, तत्व के साथ हमने उदाहरण भी बताए कि आपराधिक दुर्विनियोग क्या होता है। लास्ट में हम आपको बताएंगे चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में क्या अंतर है। चोरी में संपत्ति सदोष कब्जे में ली जाती है, जबकि आपराधिक दुर्विनियोग में आरंभता संपत्ति, देखिए चोरी में संपत्ति सदोष कब्जे में ली जाती है, यानी मालिक की सहमति के बगैर ही ले ली जाती है, जबकि आपराधिक दुर्विनियोग में प्रारंभिक स्टेज में निर्दोष एवं विधिपूर्ण ढंग से कब्जे में ली जाती है, परंतु बाद में आशय में बेईमानी पूर्ण परिवर्तन के कारण उसका अवैध तरीके से दुर्विनियोग या संपरिवर्तन कर लिया जाता है। नंबर दूसरा, चोरी के अपराध में अभियुक्त दूसरे की संपत्ति के कब्जे में अतिलंघन करता है, परंतु आपराधिक दुर्विनियोग में दूसरे के कब्जे के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, क्योंकि संपत्ति अभियुक्त के कब्जे में पहले से ही रहती है। केवल बाद में बेईमानी पूर्ण आशय के कारण वह दुर्विनियोग या संपरिवर्तन करता है। नंबर तीसरा, चोरी में संपत्ति का ले जाया जाना मात्र अपराध होगा, परंतु आपराधिक दुर्विनियोग में ले जाया जाना अपराध नहीं होगा, यहाँ तक कि यह वैध भी हो सकता है। नंबर चौथा, चोरी में संपत्ति कब्जाधारी के कब्जे से ले ली जाती है, जबकि आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में हो सकता है कि अभियुक्त के पास संपत्ति स्वयं की संपत्ति से आई हो, बाद में देखिए चोरी में संपत्ति
कब्जाधारी के कब्जे से ले ली जाती है, जबकि आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में हो सकता है कि अभियुक्त के पास संपत्ति स्वामी की सहमति से आई हो, बाद में उस संपत्ति के संपरिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह अपराध घटित होता है। चोरी के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कब्जाधारी संपत्ति का स्वामी हो, लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग के लिए संपत्ति का स्वामित्व आवश्यक है। नंबर 5वां, दोनों ही अपराधों के लिए बेईमानीपूर्ण आशय आवश्यक तथ्य है। चोरी में यह आशय संपत्ति को ले जाने में परिलक्षित होता है, जबकि आपराधिक दुर्विनियोग में यह संपत्ति के दुर्विनियोग या संपरिवर्तन द्वारा परिलक्षित होता है। चोरी के अपराध में बेईमानी का आशय संपत्ति ले जाने की पूर्व की स्थिति है, लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग में संपत्ति ले जाने के पश्चात ही बेईमानी का आशय उत्पन्न होता है। तो साथियों, ये हमने आपको कुछ उदाहरण बताए जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा। दुर्विनियोग का मतलब भी हमने आपको समझा दिया। दुर्विनियोग का मतलब होता है किसी संपत्ति को गलत रूप से अलग रखना, गलत व्यक्ति को सौंपना या गलत उपयोग में लाने से होता है। इस प्रकार का जो कोई कृत्य करेगा उसे कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, दोष सिद्ध होने पर। अगली धारा है बीएनएस की धारा 315 जो कि आईपीसी की धारा 404 के समरूप है। ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। दुर्विनियोग का मतलब हम आपको अभी अभी स्पष्ट कर चुके हैं। दुर्विनियोग का मतलब क्या होता है? गलत संपत्ति को गलत रूप से अलग रखना, गलत व्यक्ति को संपत्ति सौंपना, संपत्ति का गलत उपयोग में लाने से होता है। इस धारा में आपराधिक दुर्विनियोग के एक गुरुतर रूप का उल्लेख किया गया है। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी चल संपत्ति के कब्जाधारी की मृत्यु के बाद उस संपत्ति का मृतक के वारिसों या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिए जाने के बीच की अवधि में संपत्ति को लूटकर अपने कब्जाधीन कर लेना है। सत्ती प्रसाद बनाम राज के बाद में एक नाविक को नदी में डूबी एक मृत स्त्री की घड़ी, आभूषण एवं कुछ रकम मिली। अभियुक्त जो कि एक पुलिस का सिपाही था ने नाविक को एक थप्पड़ मारकर उससे ये सभी वस्तुएं छीन ली तथा कार्यालयीन रिकॉर्ड में दर्ज किए बिना वह उन्हें बेईमानी से अपने पास रखे रहा तथा नाविक द्वारा पित्त परीक्षण किए जाने पर ही उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियुक्त को आईपीसी की धारा 394 के अतिरिक्त धारा 404 के अंतर्गत अपराध के लिए भी सिद्ध दोष किया गया। वस्तुतः धारा 403 और 404 यानी बीएनएस की धारा 314 और 315 की विषय वस्तु केवल चल संपत्ति ही हो सकती है, परंतु धारा 403 में शब्द चल संपत्ति का व्यक्त रूप से उल्लेख है, जबकि धारा 404 यानी कि बीएनएस की धारा 315 में प्रयुक्त शब्द केवल संपत्ति है, ना कि चल संपत्ति। इसलिए इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद रहा है। मुंबई उच्च न्यायालय ने गिरधर धर्मदास बनाम सम्राट के बाद में यह विचार व्यक्त किया कि इस धारा में केवल चल संपत्ति की प्रति यह धारा लागू होगी। मतलब क्या किया? गिरधर धर्मदास बनाम सम्राट के बाद में यह विचार व्यक्त किया कि धारा 404 केवल चल संपत्ति के प्रति लागू होगी, अतः अचल संपत्ति का दुर्विनियोग इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। क्या नहीं है? इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि इस धारा के अंतर्गत क्या दंडनीय नहीं है, अचल का। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा स्पष्ट ही नहीं किया गया। साथियों, धूली जी बनाम कंचन के बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी मुंबई उच्च न्यायालय की मत की पुष्टि किसमें की? धूल जी बनाम कंचन के बाद में। किसमें की? धूल जी बनाम कंचन के बाद में स्पष्ट किया है। तो साथियों, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सारे के सारे उदाहरण हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप समझ पाएँ कि यह सेक्शन क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार के अपराध आएंगे। प्रेम सिंह बनाम हरियाणा राज्य के बाद में अभियुक्त ने दिनांक 3 मार्च 1999 को एक 24 वर्षीय महिला का शील हरण कर उसकी हत्या कर दी तथा उसके मृत शव से दो कान की वाली तथा गले में पहना हुआ स्वर्ण हार बेईमानी से दुर्विनियोजित कर लिए। ये आभूषण अभियुक्त के कब्जे से उसके द्वारा मृतक की हत्या के लिए प्रयुक्त छेनी सहित दिनांक 8 मार्च को बरामद किए गए तथा उसने इन्हें मृतका के शव से बेईमानी से निकालने तथा दुर्विनियोग करने की संस्वीकृति भी दी थी। उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियुक्त के बयान से उसका अपराध पूर्णतः साबित हो जाने के कारण उसकी धारा 302, 354, 404
आईपीसी के अधीन 302, 354, 404 आईपीसी के अधीन दोष सिद्धि की गई तथा उसे धारा 302 के लिए आजीवन कारावास, धारा 54 के लिए 354 के लिए 1 वर्ष और 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। तो साथियों, ये हमने कुछ सेक्शंस बताई हैं जिनमें हमने आपको कुछ उदाहरण भी दिए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं।